नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पीसीएस एडुकेयर के बायोलॉजी सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका की संरचना के बारे में। जी हाँ, सेल स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कोशिका की संरचना तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब इस वीडियो में क्या नया होने वाला है। तो भैया बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करने वाले हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में या तो पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। अभी आप लोग देख रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और हर सेट में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर से, है ना। अब 40 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है, तो सोच सकते हैं एक एक नंबर से तो कट ऑफ आगे पीछे होता है। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर पढ़ना, यह आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर देखें तो हमारा शरीर किस चीज का बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। अरे भाई, जब तक कोशिका जीवित है तब तक हमारा शरीर जीवित है, और जब कोशिका मर गई तो हमारा शरीर भी मर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, शरीर मरेगा, आत्मा तो मरेगी नहीं, क्योंकि वो तो ट्रांसफर होती रहती है, गीता में कहा गया है। अब देखें पौधों की बात। पौधों की बात यदि हम लोग देखें तो उसमें भी क्या होता है, जब तक कोशिका जिंदा रहती है तब तक उसमें फल फूल पत्ती इत्यादि लगता रहता है। जैसे ही कोशिका मर जाती है वैसे ही पौधा सूख जाता है, और सूखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, या फिर ठंड का मौसम है तो भैया आग सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही तो होता है। तो कोशिका जो होती है वह जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यही हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक भी कर दीजिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखिए, अपनी समस्याएं भी लिखिए, और यह भी बताइए कि किन टॉपिक्स पर आपको आगे वीडियोज चाहिए। आइए शुरू करते हैं। कोशिकाओं की अगर बात करें तो मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या जो होती है वह 1000 खरब होती है, यानी कि 10 पर पावर 14 के आसपास होती है। यह बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। इसके अलावा देखें तो कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, यह भी पूछा जा चुका है। तो सेल के खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, यह भी याद रखने लायक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका जो होती है वह जीव द्रव्य से बनी होती है। जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से बनी होती है। ठीक है, और जिसका 80% भाग जो होता है वह जल होता है। ठीक है, यह आप जितना भी देख रहे हैं डॉट 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 जितना भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बाहर में डॉट डॉट जितना भी दिखाई दे रहा है और अंदर में जितना डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, यह सब जो है आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, और इसका 80% भाग जो होता है वह पानी से बना होता है। यह याद रखने लायक पॉइंट है। ठीक है, कि कोशिका जीव द्रव्य से बना होता है और उसका 80% भाग क्या होता है, जल होता है। अब हम लोग देखें तो जीव द्रव्य में कार्बनिक यौगिक भी होते हैं और अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं। कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और अकार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और इनका अनुपात क्या होता है, तो कार्बनिक यौगिक जो होता है उसका और अकार्बनिक यौगिक का अनुपात जो होता है वह 19:81 होता है, यानी कि 19:81। मतलब कार्बनिक यौगिक यदि 19% है तो अकार्बनिक यौगिक कितना हो जाएगा, 81% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं। ठीक है, तो प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से यह भी पूछा जाता है कि जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि यह 76% पाया जाता है। इसके बाद आपका कार्बन आता है जो कि 10.5% है, उसके बाद नाइट्रोजन है जो कि 2.5% है, और हाइड्रोजन जो है आपका 10% है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका कार्बन हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में नाइट्रोजन। तो सबसे कम पाया जाने वाला नाइट्रोजन हो जाएगा और सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा है, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि कोशिका सिद्धांत का
प्रतिपादन किसने किया था, सेल थ्योरी किसने दिया था। सेल थ्योरी जो है वह स्लाइडेन और स्वान नामक के दो वैज्ञानिकों ने दिया था और इनको जो है पॉपुलरली स्लाइडेन एंड स्वान कहा जाता है। यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद जरूर रखिएगा। आइए अब जरा सा देख लेते हैं कोशिका के पार्ट्स के बारे में, और इस फिगर में मैंने दिखाया है कोशिका के पार्ट्स को। तो यह जो है आपका सबसे बाहरी आवरण जो होता है सेल का, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी कि सेल वॉल कहते हैं। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यह है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नीचे आते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर तो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अंतर द्रव्ययी जालिका, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं तो यहां पर जो है आपका ये है खुरदरी अंतर्द्रव्ययी जालिका, यानी कि रफ इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है आपका गोल्जी काई, जिसको कि गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है। अब आगे आते हैं तो ये देखते हैं हम लोग कोशिका कला। ये जो है आपका कोशिका कला है, ठीक। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है रसधानी, इसको कहते हैं रसधानी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट होता है ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, ठीक। अब जो बीच का पार्ट है, बीच का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं गोलाकार पार्ट, इसको कहते हैं केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। और इसके अंदर होता है आपका केंद्रक द्रव्य। ये जो केंद्रक द्रव्य है इसको यहां तक लेके आ जाइए, ये है आपका केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर जो आपका डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। और इसी के अंदर जो है आपका केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रिका, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और क्रोमैटिन, ठीक है। और यही क्रोमैटिन जो होता है बाद में सिकुड़ करके क्रोमोजोम बन जाता है, यह हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिका के विभिन्न पार्ट्स को हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा। अब आते हैं, देखते हैं कोशिका का निर्माण जिस क्रिया के द्वारा होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वह निर्माण करता होता है, ठीक है। जो केंद्रक होता है वही क्रिएटर होता है। कोशिका के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। कोशिका हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है जो सबसे छोटी होती है, तो यह भी याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 175 मिलीमीटर से लेकर, और चौड़ाई कितनी होती है, 135 मिलीमीटर होती है। यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा का होता है, ठीक है। यह बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार आपको ऑप्शन में केवल माइकोप्लाज्मा भी दे देता है, ठीक है, लेकिन याद रखना जरूरी है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है, जिसकी माप कितनी होती है, 0.1 माइक्रोन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है, तो 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक होता है मनुष्य के तंत्रिका कोशिका की लंबाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोशिका के बारे में यदि हम लोग देखें तो कोशिका का दो पार्ट मैंने मेन बताया। एक हो गया आपका साइटोप्लाज्म, जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, और एक होता है आपका केंद्रक, जो कि बीच का गोलाकार पार्ट होता है। यह हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कोशिका द्रव्य में क्या क्या होता है। कोशिका द्रव्य में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो गोल्जी काय होते हैं, यानी कि गोल्गी बॉडी। उसके बाद है लाइसोसोम, जिसको कि आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके बाद है आपके लवक, इसको लवक है, जिनको कि प्लास्टिड्स कहा जाता है, ठीक है, अंग्रेजी में इसको प्लास्टिड कहा जाता है। और इसी में आपका क्लोरोप्लास्ट वगैरह आता है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट सुने होंगे आप लोग, जो कि आपका पौधों को खाना बनाने में मदद करता है और हरी पत्तियों में पाया जाता है। इसके बाद है आपका राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के बाद यदि देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, और यहीं पर सेल के लिए एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग देख चुके हैं इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि अंतर्द्रव्ययी जालिका इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और
यह जो है दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा इसमें तारक्काय पाया जाता है जिसको कि आपका सेंट्रियोल्स कहा जाता है, और इसके बाद आपका रसधानियां है या फिर इसी को रिक्तिकाएं कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोशिका द्रव्य का पार्ट। अब हम लोग देखते हैं केंद्रक का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो केंद्रक का 4 पार्ट होता है। पहला आपका हो गया केंद्रक झिल्ली जिसको कि कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा हो गया केंद्रक द्रव्य जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा है केंद्रिका जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस, और चौथा है केंद्रक जाल जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर नेटवर्क, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे नीचे पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखते हैं कोशिका की संरचना में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना जरूरी है, यहां से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली की यदि बात करें तो यह जो है जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होता है। कहने का मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भी यह होता है। यह आपका टोटल सेल हो गया। ये बीच का पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, केंद्रक हो गया। अब जंतु कोशिका यदि जंतु कोशिका है यदि है तो उसका जो बाहरी आवरण होगा वो ये होगा जिसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। लेकिन यदि पादप कोशिका होगा तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक परत होगी जिसको कि क्या कहा जाएगा, सेल वॉल कहा जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि सेल वॉल जो होता है मतलब जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है वह केवल पादप कोशिका में ही होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। यह बहुत बार पूछा जा चुका है। अब एक और पॉइंट इससे पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह वसा और प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है। जबकि आपका कोशिका भित्ति जो होता है वह निर्जीव पदार्थों से निर्मित होता है, मतलब डेड एलिमेंट से, डेड मैटर से निर्मित होता है, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। शैवाल और विकसित हरे पौधे की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो होता है वह सेलुलोज का बना होता है। यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि शैवाल और विकसित हरे पौधे का कोशिका भित्ति जो होता है वह सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद देखते हैं तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और कवक यानी कि फंगी का जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, वह कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये दोनों पॉइंट कभी मत भूलिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केंद्रक के आंतरिक भाग के बारे में। 4 पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा था। तो यहां पर है आपका पहला है केंद्रक झिल्ली यानी कि इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, और इसी को केंद्रक कला भी कहा जाता है। यह केंद्रक का सबसे बाहरी भाग है जो प्रोटीन और फैट का यानी कि वसा का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है पूछा जा चुका है। तो प्रोटीन और फैट का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जो होता है वह केंद्रक के भीतर का जीव द्रव्य होता है जिसमें फास्फोरस, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पाया जाता है यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। यह जो है लगभग गोलाकार आकृति का कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल होता है जहां राइबोसोम एकत्रित होता है। तो यह भी पूछा जा चुका है कि राइबोसोम कहां एकत्रित होता है, तो न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका में। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर नेटवर्क, केंद्रक जाल। केंद्रक जाल के बारे में देखें तो केंद्रक के भीतर एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है जिसमें क्रोमैटिन पाया जाता है, ठीक है। और यही क्रोमैटिन, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान यही क्रोमैटिन जो होता है वह सिकुड़ जाता है और क्रोमोजोम के रूप में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसके बारे में। क्रोमैटिन में हिस्टोन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि क्रोमैटिन जो होता है वो न्यूक्लियर नेटवर्क में पाया जाता है, और क्रोमैटिन में क्या पाया जाता है, तो हिस्टोन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। जब कोशिका का विभाजन होता है तो यही क्रोमैटिन सिकुड़ कर धागे के रूप में बदल जाता है और इसे ही हम क्रोमोजोम कहते हैं, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। अब यहां पर मैंने दिया हुआ है कुछ जीव हैं जिसमें क्रोमोजोम की संख्या के बारे में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम्स में। तो यहां पर मैंने जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं उनके बारे में लिख दिया है। आप लोग यहां पर
इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मतलब कि मैं पढ़ूंगा इससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग जो है यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए और यहाँ पर जो है इसको एक बार रट लीजिए। इसमें मनुष्य का 23 जोड़ा यानी कि 23 पेयर्स और टोटल नंबर है 46। चिंपैंजी का 24 जोड़ा है या फिर टोटल है 48। उसी प्रकार बंदर का 21 जोड़ा है और टोटल है 42। इसके बाद देखें मेढक का, तो मेढक में 26 पाया जाता है। इसी प्रकार से आगे जो है आप लोग यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा रोक करके और ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट और याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखें तो क्रोमोसोम में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देखें डीएनए के बारे में, जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी हो सकता है, पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा। अधिकांश मात्रा में न्यूक्लियस में जो होता है यह पाया जाता है, जबकि कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी कि क्लोरोफॉर्म में भी यह पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा कि सबसे अधिक मात्रा में यह न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में पाया जाता है और कुछ मात्रा में यह माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी कि क्लोरोफॉर्म में भी पाया जाता है। अब इसके खोजकर्ता कौन थे, डीएनए के खोजकर्ता कौन थे, तो वाटसन एवं क्रिक थे, ठीक है। वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है कि डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी, तो वाटसन एवं क्रिक। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक को कब नोबेल प्राइज मिला था, किस लिए मिला था, यह सब पूछा गया है। तो वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था डबल हेलिक्स मॉडल के लिए, जो कि डीएनए का है। ओके, अब देखते हैं डीएनए के कार्य। डीएनए के कार्य यदि देखें तो सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन जो है वह डीएनए ही करता है और प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करता है। यानी कि जितने भी हेरिडिटिकल फंक्शंस हैं उन सब का संचालन कौन करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है, डीएनए करता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल कौन करता है, तो यह भी डीएनए करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, डीएनए की इकाई क्या होती है, तो डीएनए की इकाई जो होती है वह जीन होती है, ठीक है। जीन कई बार मतलब पूछा गया है और आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे। तो डीएनए की इकाई जीन होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आरएनए। आरएनए का निर्माण जो कैसे होता है, तो डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है और इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाते हैं तथा अस्थायी यानी कि टेम्पोररी डीएनए आरएनए निर्मित होता है। तो इस प्रकार से डीएनए का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आरएनए के बारे में। साइटोप्लाज्म तथा क्रोमैटिन में आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म में यानी कि जीव द्रव्य में और आपका क्रोमैटिन में पाए जाते हैं, ठीक है। आरएनए के कार्य क्या क्या होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो है वही देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। डीएनए के कार्य हम लोगों ने देखा था कि यह प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने का काम डीएनए करेगा, जबकि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता कौन करेगा, हेल्प कौन करेगा, तो यह करेगा आरएनए। तो आरएनए का महत्वपूर्ण काम है प्रोटीन सिंथेसिस में असिस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट आरएनए जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरआरएनए भी कहा जाता है। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए शॉर्ट में कहा जाता है। और तीसरा है मैसेंजर आरएनए, जिसको कि एमआरएनए शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। अब यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में यानी कि कोशिका द्रव्य के बारे में, ठीक है। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, गोल्गी बॉडी है, आपका लाइसोसोम है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, प्लास्टिड्स इत्यादि के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो यदि पसंद आया हो और आपको लगा हो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपने व्यूज जरूर लिखिए और यह भी बताइए कि आगे आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियोज चाहिए। इसके अलावा आपको यदि जीएस का नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा कुछ। 9525360283 पर आप व्हाट्सएप कीजिए और सैंपल नोट्स देख करके उसके बाद प्रोग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।